हेलो एवरीवन, राम ई गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग दिल्ली करंट अफेयर्स की सीरीज में 5 जुलाई का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज से। फर्स्ट न्यूज अभी रिसेंट चर्चा में रही है त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी। तो देखिए, जो अभी रिसेंट कुछ समय पहले ही भारत सरकार ने संसद से के सहकारी विश्वविद्यालय के संदर्भ में कानून बनाया था। तो इसी संदर्भ में भारत का पहला सहकारी विश्वविद्यालय कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित होगी, तो उसके बारे में ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है। ये देखिए, ये यूनिवर्सिटी जो है गुजरात के आणंद में स्थापित की जाएगी और आज ही मतलब 5 जुलाई को इसका शिलान्यास किया जाएगा केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा। तो देखिए, सहकारिता विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है, तो मतलब स्पष्ट है कि ये सहकारिता मतलब कोऑपरेटिव से रिलेटेड इसमें स्टडीज होगी, इसके बारे में अनुसंधान होगी, जो नवाचार है, नई टेक्नोलॉजी है, उसको किस तरह से यूटिलाइज किया जा सके सहकारिता के क्षेत्र में, उसके बारे में उससे संबंधित यह रहेगा। और इसके अलावा सहकारिता के क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा अभी रिसेंट ही सहकारिता मंत्रालय भी शुरू किया गया। तो इस सहकारिता के क्षेत्र में लोगों को रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए भी यह महत्वपूर्ण रहेगा। तो इसके अलावा अपन बात करें कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसके अनुरूप इसका पाठ्यक्रम रहेगा। और इसके अलावा 20 लाख कर्मियों को इसमें प्रशिक्षण का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही एक सहकारिता के क्षेत्र में एक राष्ट्रीय नेटवर्क भी स्थापित किया जाएगा। तो इस स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? गुजरात के आणंद में किया जाएगा। इसका शिलान्यास आज ही किया जाएगा केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा। तो आगे अपन बात करें नेक्स्ट। तो देखिए, नेक्स्ट अभी रिसेंट रहा है 23वीं OPCW क्षेत्रीय बैठक। तो OPCW क्या है, इसके बारे में सबसे पहले बात करें तो देखिए, OPCW का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, मतलब रासायनिक हथियारों के पर रोक से संबंधित ये संगठन है। तो इसकी जो बैठक है वो पहली अभी रिसेंट है, भारत में आयोजित की गई और भारत की मेजबानी में इसकी बैठक हुई। इसकी बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई 1 से 3 जुलाई को। अब इसमें क्या है, ये अपन ने देखिए शब्दों से स्पष्ट की है, रासायनिक हथियारों पर रोक से संबंधित है। तो इस बैठक में रासायनिक हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए जो और अधिक कितने कठोर प्रावधान हो सकते हैं या उस पर रोक के लिए आम सहमति बनाने पर चर्चा की गई। इसमें जो एशियाई देश है, टोटल 24 एशियाई देशों ने भाग लिया। अब अपन बात करें OPCW के बारे में। OPCW की फुल फॉर्म आपको बता दी कि भाई ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन। तो इसके बारे में है। अब इसके बारे में इसकी स्थापना कब हुई, तो OPCW की स्थापना 1997 में की गई और इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में है। तो ये चीज है। इसमें टोटल जो है 194 सदस्य शामिल 193 सदस्य शामिल है। तो टोटल ओवरऑल जो इस न्यूज का सार है वो ये है कि OPCW की बैठक रिसेंट कहाँ आयोजित हुई? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। और ये किससे संबंधित है? रासायनिक हथियारों पर रोक से संबंधित। OPCW के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1997 में हुई। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में है और इसके वर्तमान में सदस्य है 193। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो नेक्स्ट न्यूज आपके है सुकन्या सोनोवाल। अभी रिसेंट चर्चा में रही है। सुकन्या सोनोवाल किस कारण से चर्चा में रही है? क्योंकि ये कॉमनवेल्थ जो है, कॉमनवेल्थ युवा शांति राजदूत के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। तो क्वेश्चन यहां से देखिए, फर्स्ट लाइन से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में राष्ट्रमंडल युवा शांति दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत की सुकन्या सोनोवाल को नियुक्त किया गया है। अब बात करें सुकन्या सोनोवाल है कौन, तो ये असम से है और IIT गुवाहाटी की छात्रा रही है। तो इन्हें जो कॉमनवेल्थ युवा शांति दूत है, ये क्या कार्य करता है, क्या प्रोविजन, इसके बारे में बात करें तो इन्हें कॉमनवेल्थ युवा शांति दूत में कार्यकारी समिति में संचार प्रमुख की भूमिका दी गई है 2025 से 27 के बीच में। आगे अपन बात करें तो ये है कौन, तो ये स्ट्रेम वाइब की सह संस्थापक है, स्टार्टअप है, इसकी सह संस्थापक है। और इसके अलावा इनका कार्य क्या रहेगा? टेक्निक फेस्ट में भागीदारी और जन संपर्क कौशल, मतलब जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट रहेगा कॉमनवेल्थ युवा शांति दूत का, उसमें ये संचार प्रमुख रहेगी। तो ये इनमें इंपॉर्टेंट है। अब यहां से देखिए, फर्स्ट लाइन से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में राष्ट्रमंडल युवा शांति दूत के रूप में भारत से किसे नियुक्त किया गया है? तो सुकन्या सोनोवाल को नियुक्त किया गया, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट न्यूज की, तो नेक्स्ट न्यूज है आपके इसमें अपन और बात करें राष्ट्रमंडल देशों के बारे में। तो राष्ट्रमंडल देशों के बारे में अगर अपन बात करें तो टोटल जो राष्ट्रमंडल देश है वो टोटल 56 देश है। राष्ट्रमंडल देश मतलब कि जो वे देश जो एक समय में ब्रिटेन के अधीन रहे हैं वो राष्ट्रमंडल देशों में शामिल हो सकते हैं। हालांकि ये अनिवार्य प्रावधान नहीं है, इसमें ये चीज भी शामिल है कि भाई अगर कोई ब्रिटेन के अधीन नहीं रहे तो वो भी राष्ट्रमंडल देशों में शामिल हो सकता है, ऐसे भी देश है।
तो ये ब्रिटेन के अधीन रहे या अपनी इच्छा से शामिल हुए देशों का समूह है। इसमें टोटल जो देश है वो 56 देश है। CYPN जो कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल युवा शांति दूत नेटवर्क, इसके बारे में अपन ने बात की कि ये किससे संबंधित है। ये आपके जो है राष्ट्रमंडल देशों में जो शांति के प्रयासों या हिंसा पर अवैध तरीके से हिंसा फैलाई जाती है या हिंसा से संबंधित किसी भी घटना पर रोक के लिए लोगों को जागरूक करता है। तो ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट न्यूज की, तो नेक्स्ट न्यूज है आपकी QR आधारित डिजिटल एड्रेस प्रणाली। तो QR आधारित जो है वो डिजिटल एड्रेस प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? मध्य प्रदेश का इंदौर भारत का पहला शहर बना है जहां पे QR आधारित एड्रेस प्रणाली शुरू की गई है। तो ये देखिए आपके इंदौर में भी कहां की गई है? सुदामा नगर वार्ड 82। इतना डीप में जनरली नहीं पूछा जाता, फिर भी ध्यान रखिए कि QR एड्रेस प्रणाली आधारित भारत का पहला शहर कौन सा बना है? तो मध्य प्रदेश का इंदौर। इंदौर में भी सुदामा नगर वार्ड 82। तो इसमें क्या है? QR कोड रहेगा, GPS का लिंक रहेगा। अब ये चीजें क्या है, किस लिए शुरू किया गया है? तो देखिए अभी डिजिटल इंडिया अभियान के तहत भारत में जो है डिजिटल पेमेंट के अलावा डिजिटल जो सर्विसेज है उनको भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो ये QR एड्रेस आधारित प्रणाली है, इससे ये फायदा रहेगा कि सभी चीजें एक व्यवस्थित रूप से डिजिटली सेव्ड रहेगी और इससे कई जो सुविधाएं मिलेगी, जैसे टैक्स से रिलेटेड है तो टैक्स भुगतान, शिकायतें, सेवाएं, इससे ये सभी आसान रहेगी। और जैसे केंद्र सरकार ने जो स्मार्ट सिटी मिशन चलाया था उसमें भी पूरा डिजिटल इंडिया योजना को शामिल किया गया था, तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो इस स्लाइड में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो है कि QR आधारित एड्रेस प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? मध्य प्रदेश का इंदौर। आगे अपन नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो नेक्स्ट न्यूज है देखिए UPI संचालित बैंक शाखा। तो दो चीजें, एक तो UPI आधारित बैंक शाखा किसने शुरू की है और भारत की पहली UPI आधारित बैंक शाखा कहां शुरू की गई है? तो ये भारत की पहली UPI आधारित बैंक शाखा शुरू की गई है स्लाइस ने। अब ये कहां स्थापित की गई है, कहां शुरुआत की गई है? तो कर्नाटक के बेंगलुरु के कोरमंगला में इसकी स्थापना की गई है। अब देखिए यहां से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इन दो न्यूज से ही बन सकते हैं कि भारत की पहली UPI आधारित बैंक शाखा कहां स्थापित की गई है? बेंगलुरु के कोरमंगला। अब किसने शुरुआत की है इसकी? तो स्लाइस द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। तो पहला फिजिकल बैंकिंग प्रयास है UPI आधारित, ये चीज ध्यान रखना है। अब इसमें क्या है, टारगेट क्या रहेगा? ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों को जो टारगेट करके सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। इसमें क्या रहेगा कि UPI आधारित क्रेडिट कार्ड और इमरजेंसी के लिए डेबिट कार्ड की भी सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा ये जो है जो मिडिल क्लास या जो वंचित वर्ग है उनको ऋण की सुविधा भी उपलब्ध करवाए। तो UPI आधारित जो है बैंकिंग सेवा की शुरुआत कहां की गई है भारत में? पहली बार को बेंगलुरु के कोरमंगला में। और किसने की है? स्लाइस ने। अब स्लाइस के बारे में बात करें तो ये भारत की फिनटेक कंपनी है। फिनटेक मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, मतलब जो है UPI आधारित एक कंपनी रहेगी जो मतलब बैंकिंग सेवाएं भी उपलब्ध करवा रही है। इसके अलावा अपन बात करें तो जैसे ये अपन ने बता दिया कि भाई क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध करवाएगी, लोन भी उपलब्ध करवाएगी। तो ये सब चीजें इसके द्वारा इस शाखा पर उपलब्ध करवाई जाएगी। तो यहाँ इस स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि भारत की पहली UPI आधारित बैंकिंग शाखा कहाँ शुरू की गई है? बेंगलुरु के कोरमंगला क्षेत्र में। आगे अपन नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो नेक्स्ट न्यूज है UNSC की अध्यक्ष। तो अभी रिसेंट जो है पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बना है जुलाई माह के लिए। तो इसके बारे में अपन बात करें तो देखिए जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है ये संयुक्त राष्ट्र का एक मुख्य अंग है, मुख्य भाग है। अब इसमें क्या है कि 5 तो स्थायी सदस्य है जबकि 10 अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं। तो इसमें टोटल जो है 15 सदस्य होते हैं। पाकिस्तान जो है दक्षिण एशिया से अभी रिसेंट 2 वर्षों के लिए 2025 से 2027 तक 2 वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। तो इसमें क्या है, UNSC में क्या है कि हर महीने रोटेशन के अनुसार अध्यक्षता का क्रम बदलता है। तो जुलाई माह में जो है इस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बना है वो पाकिस्तान बना है। तो 1 जुलाई से ये इसका अध्यक्ष बना है। 1 महीने का इसका जैसे अध्यक्षता का कार्यकाल रहेगा। इसमें इस अध्यक्षता के दौरान यह UNSC की बैठकों की अध्यक्षता करेगा, उनका संचालन करेगा, उनका एजेंडा तैयार करेगा। तो इसके अलावा जो UNSC में इसका अध्यक्ष बना है पाकिस्तान का जो राजदूत है वो कौन है? तो उनके बारे में बात करें कि असीम इफ्तिखार इसके अध्यक्ष रहेंगे। तो UNSC के अध्यक्ष रहेंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, क्या पूछा जा सकता है कि हाल ही में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के में दक्षिण एशिया से किस राष्ट्र ने अध्यक्षता संभाली है? तो पाकिस्तान ने इसकी अध्यक्षता संभाली है। तो ये चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो नेक्स्ट न्यूज आपके सुनील कदम के बारे में।
सुनील कदम रिसेंट किस कारण से चर्चा में रहे? तो सुनील कदम को सेबी का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। सेबी का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, सेबी आपने आपने इस संस्था के बारे में सुना होगा, ईडी, सेबी, सीबीआई। तो इन संस्थाओं में जो है वो निदेशक और कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए जाते हैं। तो सुनील कदम किस संस्था के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं? सेबी के निदेशक नियुक्त किए गए। अब सेबी क्या है? तो सेबी के बारे में फुल फॉर्म बात करें तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है। तो इसमें जो है ये भारत का प्रमुख वित्तीय विनियामक है, मतलब फाइनेंशियल रेगुलेशंस क्या क्या होनी चाहिए, तो ये पूरा सुनिश्चित करता है सेबी। तो इसका कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सुनील कदम को किया गया है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट न्यूज की, तो महायोगी गोरखनाथ यूनिवर्सिटी अभी रिसेंट चर्चा में रही है। तो यहाँ पे चर्चा में किस कारण से रही कि यहाँ पे रिसेंटली भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने इस यूनिवर्सिटी में कई पहलों का शुभारंभ किया। तो उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले बात करें महायोगी गोरखनाथ यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है। जो गोरखपुर वही जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है उनका संसदीय क्षेत्र भी रहा है और वहां से वो विधायक भी बने। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात करें तो यहाँ पे क्या क्या शुरुआत की गई, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो महायोगी गोरखनाथ यूनिवर्सिटी में जो है आयुर्वेद से के संदर्भ में जो भारत के राष्ट्रपति उन्होंने पंचकर्म केंद्र का शुभारंभ किया। इसके अलावा शैक्षणिक ब्लॉक और हॉस्टल्स का भी इनॉग्रेशन किया। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपके पंचक्रम केंद्र। तो आयुर्वेद और एलोपैथी को प्रोत्साहन देने के लिए पंचक्रम केंद्र और आयुर्वेद से संबंधित पहलों का शुरुआत की गई है, जो कि आपके भारत में आयुर्वेद को प्रोत्साहन देने के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनके उभरेगा। ये इस तरह से यहाँ पे सुविधाएं विकसित की जाएगी। तो इसके अलावा यहाँ पे 1800 बिस्तरों का एक अस्पताल भी बनाया जाएगा। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन बने तो क्या बन सकता है कि हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्वारा आयुर्वेद और एलोपैथी को बढ़ावा देने के लिए पंचक्रम केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई है? गोरखपुर में। किस यूनिवर्सिटी में की गई है? तो महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में की गई है। तो ये चीज यहाँ पे इस स्लाइड में इंपॉर्टेंट रहेगी आपके। आगे अपन बात करें तो आगे बात करें गुजरात अभी रिसेंट चर्चा में रहा है। गुजरात किस कारण से चर्चा में रहा है? क्योंकि ये 1 करोड़ जो है निवेशकों वाला राज्य है। 1 करोड़ शेयर बाजार में 1 करोड़ निवेशकों की संख्या को पार करने वाला राज्य अभी रिसेंट बना है। अब देखिए भारत में जो है स्टॉक मार्केट में किस राज्य में सर्वाधिक निवेशक है उसके बारे में अगर अपन बात करें तो भारत में शेयर बाजार में निवेश करने वालों में सर्वाधिक जो निवेशक है वो महाराष्ट्र में है और उसके अलावा दूसरे स्थान पर है आपके उत्तर प्रदेश और तीसरा राज्य बना है गुजरात। तो इस स्लाइड में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि गुजरात अभी शेयर बाजार में 1 करोड़ निवेशकों वाला भारत का तीसरा राज्य बना है। पहला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है, दूसरा उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पे ये 2 चीजें आपके सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो मई तक भारत में कुल 11.5 करोड़ निवेशक थे और इसमें 9% की मासिक वृद्धि हो रही है और 11 लाख नए निवेशक भी जुड़े। रिसेंट जो है शेयर बाजार में अभी कुछ महीनों से उतार चढ़ाव आ रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है वो युद्ध के कारण भी और आर्थिक मंदी की आहट के कारण भी शेयर बाजार में उतार चढ़ाव है, लेकिन फिर भी भारत में जो है शेयर बाजार में निवेशकों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो इस स्लाइड की जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको फिर से रिवाइज कर रहा हूं कि 1 करोड़ शेयर बाजार में 1 करोड़ निवेशकों वाला तीसरा राज्य देश का कौन सा बना है? गुजरात। पहला राज्य है महाराष्ट्र और दूसरा उत्तर प्रदेश। आगे अपन नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो नेक्स्ट न्यूज आपके है कि तालिबान को आधिकारिक मान्यता अभी रिसेंट दी है। तो यह किस देश ने दी है? तो तालिबान को आधिकारिक मान्यता ऑफिशियली जो है मान्यता देने वाला देश बना है रूस। तो इस पहली स्लाइड में यहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में तालिबान को आधिकारिक मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो रूस बना है। अगर अपन बात करें तो देखिए 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, वहां की सरकार को हटाकर अपना कब्जा सुनिश्चित किया। यहां पर अपन बात करें तो तालिबान को अभी तक किसी भी देश ने मान्यता नहीं दी थी, क्योंकि एक तरह से सभी आशंकित है कि एक तरह से आतंकी संगठन है। तो यहाँ पे भारत और अमेरिका जैसे देशों ने भी अभी तक मान्यता नहीं दी, लेकिन रूस ने इस आधार पर मान्यता दी है कि वह तालिबान के साथ संबंध बढ़ाएगा। वही ऑफिशियली तालिबान अफगानिस्तान पर राज करने वाला एकमात्र संस्था है, सरकार है। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो तालिबान जो है अभी वर्तमान में अफगानिस्तान को संभाल रहा है और उसने अफगानिस्तान का नाम बदलकर इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान भी कर दिया, मतलब एक तरह से इस्लामिक देश। तो यहाँ पे रूस ने मान्यता दी है। किस संधि के तहत दी है? तो वो संधि दी है मोंटेवीडियो संधि के आधार पर
जो है रूस ने मान्यता दी है। इस आधार पर रूस और अफगानिस्तान जो है आपसी जो है ट्रेड व्यापार राजदूतों की नियुक्ति कर सकते हैं, आपसी समझौते कर सकते हैं। तो ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अभी आपकी न्यूज है। आगे अपन बात करें तो नेक्स्ट न्यूज आपके है यूरोपियन एथलेटिक्स मीट। तो यूरोपियन एथलेटिक्स मीट अभी रिसेंट चल रही है। इसमें भारत की तरफ से 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो 2 स्वर्ण पदक किस किसने जीते, वो है एक तो मोहम्मद अफसल 800 मीटर दौड़ में जीते, और इसके अलावा भारत के ही प्रवीण चित्रावेल ने ट्रिपल जंप में पदक जीते। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके 2 तरह से बन सकते हैं। एक तो बन सकते हैं कि हाल ही में ट्रिपल जंप में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता। तो क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, हाल ही में यूरोपियन एथलेटिक्स लीग में भारत के किस खिलाड़ी ने ट्रिपल जंप में स्वर्ण पदक जीता। तो क्या रहेगा, प्रवीण चित्रावेल। या हाल पूछा जा सकता है कि हाल ही में यूरोपियन एथलेटिक्स मीट में जो है 800 मीटर दौड़ में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता। तो मोहम्मद अफसल ने स्वर्ण पदक जीता। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहे मोहम्मद अफसल किस खेल से संबंधित है। तो दौड़ से संबंधित है, एथलेटिक्स से संबंधित है। जबकि यह भी पूछा जा सकता है कि प्रवीण चित्रावेल एथलेटिक्स में किस स्पर्धा से संबंधित है। तो ट्रिपल जंप से संबंधित है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट न्यूज की, तो देखिए नीरज चोपड़ा क्लासिक एनसी क्लासिक एक टूर्नामेंट आयोजित हो रहा है अभी रिसेंट भारत में। तो ये भाला फेंक टूर्नामेंट भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय स्तर का भाला फेंक टूर्नामेंट है, जेवलिन थ्रो टूर्नामेंट है, और इसका आयोजन आपके किया जाएगा बेंगलुरु में। तो यहाँ पे 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय भाला फेंक टूर्नामेंट जो है प्रतियोगिता या चैंपियनशिप, ये कहाँ आयोजित होगी, तो बेंगलुरु में किया जाएगा। किसके नाम पे रखा गया है, नीरज चोपड़ा क्लासिक के नाम से। तो इसकी शुरुआत 6 जुलाई से होगी बेंगलुरु में, और ये भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय भाला फेंक टूर्नामेंट रहेगा। अब नीरज चोपड़ा इसमें अंतरराष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी रहेंगे। नीरज चोपड़ा अभी रिसेंट जो है आपके पेरिस डायमंड लीग में भी इन्होंने खिताब जीता है, और अभी तक अपना सर्वश्रेष्ठ थ्रो फेंका है वो है 90.23 मीटर। अब नीरज चोपड़ा के बारे में बात करें तो ये मेजर ध्यानचंद के सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किए जा चुके हैं, अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाले एकमात्र भाला फेंक खिलाड़ी है। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक और पेरिस ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक जीता। तो नीरज चोपड़ा भाला फेंक के स्पर्धा में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है। तो इनके नाम से अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट शुरू हुआ, और कहाँ होगा वो 6 जुलाई से बेंगलुरु में आयोजित होगा। तो ये आज की इंपॉर्टेंट न्यूज थी। आई होप आपको पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।